चलो आज हम थोड़ा हल्का करना कि कल ही कुछ नया लेंगे, कॉपी नहीं एक बार कॉपी। Alright. So, hi everyone. हेलो। कैसे हैं आप लोग? नीचे बारिश का मौसम हो रहा है। वापस ऊपर आने का मन नहीं था। आना पड़ेगा, सीए स्टूडेंट्स है आफ्टर ऑल। हमारे लिए कोई बारिश, गर्मी, भूख, प्यास, सर्दी, दिवाली, होली, सैटरडे, संडे कुछ नहीं है। जो है सिर्फ पढ़ाई है। ठीक है, आपके साथ हम भी लगे हुए हैं। बारिश हम कौन सा एंजॉय कर पा रहे हैं? मैं हूं यहाँ पर, आप लोग भी हो। All right. So my name is Sia Astha Mongia. I qualified as a chartered accountant in 2015, and since then I have been pursuing my calling, that is teaching. तो मैं तभी से ही टीचिंग शुरू कर दिया था. And in SD Commerce career, I joined near about 4 to 5 years ago. मतलब mostly after COVID की बात, ये 2021 या 22, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है. Since then, एक चीज जो मैंने सर से भी सीखी है कि कि बच्चों को लेकर जब हम उनको एक टेस्टिंग फैसिलिटी में डालते हैं, तो ही जाके बच्चा पढ़ता है, या होमवर्क में कुछ डालते हैं तो ही जाकर बच्चा पढ़ता है, अदरवाइज शायद एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, मैं भी नॉर्मल ह्यूमन बींग हूँ, प्रोकास्टिनेशन टेंड्स टू इट. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए डे वन से कुछ ना कुछ काम हम करेंगे. एंड मेजोरिटी ऑफ दी सब्जेक्ट्स जो मेरे आपके साथ हैं, अगर आपको पता होना चाहिए, मेरे आपके साथ दो सब्जेक्ट्स हैं. एक तो पेपर नंबर 4, आज जो कि हम पेपर नंबर 4 शुरू नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और आज जो पेपर शुरू हो रहा है, पेपर 6, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. नाउ पेपर 6A इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पेपर 6B इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है और ये कंप्लीटली थ्योरी है एक ही पेपर 100 नंबर का. ठीक है, एक बारी बुक दिखाने बेटा. आपको दो बुक्स इशू हुई है बच्चे, एक तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की. बुक का मैं नाम बोलूंगी हैंडबुक. नो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हैंडबुक जो है, इट इज काइंड ऑफ अ समरी बुक ऑफ द मॉड्यूल. बट जब भी हम इसको शुरू करेंगे, हमने क्लासेस में पढ़ना मॉड्यूल से ही है. समरी इज जस्ट अ समरी टू हेल्प यू रिवाइज इन लास्ट का दैट 1.5 डे. कि 1.5 डे में हम 300 350 पेजेस मॉड्यूल के शायद ना पलट पाए. समरी फटाफट से तकरीबन 120 पेजेस की है, फटाफट से पलटी और याद रिकॉल हो जाएगी. उस चीज के लिए समरी है, बट समरी हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग दिस सब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक है, वो मॉड्यूल ही होगा. इसके लिए वैसे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात समवेयर समवेयर अगस्त फर्स्ट वीक में हम शुरू करेंगे. बट आप सभी के पास लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल होना चाहिए. जो भी आपके पास बुक्स आई होंगी वो देख लेना. किसी बच्चे के पास बहुत ही पुरानी चल रही है, लेटेस्ट है, साल 2025 का एडिशन चल रहा है कोई, या 2024 का एडिशन चल रहा है, वो देख लेना. एक बारी मुझसे कंफर्म कर लेना. मेजर चेंजेस नहीं है, बट हाँ, एक बारी अपना एडिशन देखकर एक बारी मुझसे कंफर्म कर. राइट. रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके पास बुक है, यही है. इसके अलावा मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा हम एक और चीज जो रेफर करेंगे वो है स्कैनर. आपको पता ही है, जो बच्चे ग्रुप 1 कर चुके हैं जी, पता ही है कि स्कैनर इज अ कंपाइलेशन ऑफ पीवाई क्यूज एंड ऑल. तो वो तो रहेगा ही रहेगा. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको आईसीएआई मॉड्यूल अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है. रीजन बीइंग, जितनी भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे के सारे इस किताब में पहले से. मैं आज ही बता दूं, ये किताब मैंने नहीं बनाई. इट इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ आईसीएआई क्वेश्चंस. इसमें मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा. जितने क्वेश्चंस हैं आईसीएआई के ही हैं. इट मे बी मॉड्यूल क्वेश्चंस, इट मे बी सम ऑफ द पीवाई क्यूज जो कि मे बी स्कैनर में भी रिपीट हो जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है. या आईसीआई के ही बाकी रिसोर्सेज, पुराने रिसोर्सेज हुआ करते थे जब हम खुद स्टूडेंट्स थे. तो आईसीआई क्या करता था, स्टडी मॉड्यूल के अलावा एक वो प्रैक्टिस मैनुअल नाम की चीज निकाला करता. साल 2024 के बाद इन्होंने प्रैक्टिस मैनुअल, 2024 भी नहीं, मैं बोलो 2018 के बाद इन्होंने प्रैक्टिस मैनुअल निकालना बंद कर दिया. प्रैक्टिस मैनुअल भी क्या होता था कि आईसीआई की पीवाई क्यूज की कंपाइलेशन होती थी. खैर, वही प्रैक्टिस मैनुअल के बेसिस पे ही वो क्वेश्चंस भी अभी पूछे जा रहे हैं. तो बच्चों को प्रैक्टिस मैनुअल तो रिलीज नहीं किया, क्वेश्चंस वहां वहां से भी आ रहे हैं. तो जी, मैंने तो सब कुछ कंपाइल करके वहां पे रख दिया कि बच्चों को एक वन सोर्स मिल जाए, उनको इधर उधर ज्यादा बट बुक्स में भटकना ना पड़े. सो इट इज जस्ट दिस बुक एज वेल एज योर स्कैनर. आपका रेफरेंस मटेरियल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी दिस. ठीक. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है? उससे पहले ही मैं पूरा आपको क्लैरिफाई कर दूं. आपके पास बिल्कुल सेकंड पेज पर काइंड ऑफ ये इंडेक्स होगा. देखना जरा बुक्स खोलकर. एसएम की बुक बेटा साइड में रख दो. एसएम आज नहीं शुरू होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होगी.
हाँ जी। पहला चैप्टर है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कुछ इंट्रो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो बच्चे सीए फाउंडेशन रूट से आ रहे हैं, हाँ, वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक, वहां पर तो प्रॉपर सिलेबस का हिस्सा था, यहाँ पर सिलेबस का हिस्सा नहीं, एज इन कि एग्जाम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उस कॉन्सेप्ट की यूसेज इन दी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगी इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर रहेगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि अगर आपने पढ़ा भी था सीए फाउंडेशन में तो वहीं पर ही उगल के आ चुके हो, भूल चुके हो, या कुछ बच्चे तो होते ही डायरेक्ट एंट्री रूट वाले जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, तो हम डेफिनेटली इसमें तकरीबन एक लेक्चर लगा लेते हैं। फिर उसके बाद यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है जी, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, और उसके बाद लास्ट वाला भी कंप्लीट थ्योरी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं हाउ मेनी न्यूमेरिकल चैप्टर्स आर देयर, हाउ मेनी न्यूमेरिकल चैप्टर्स आर देयर? 7। 7 काउंट कर रहे हैं सभी बच्चे? 10 में से 3 निकाल दो, 2 थ्योरी के और एक तो है ही नहीं सिलेबस में, कितने बचे? 7। यही 7 है हमारा मेन कंटेंट, ठीक है। नाउ हाउ डज आवर पेपर लुक लाइक? मैं थ्योरी भी डेफिनेटली है, बट आपको एक बार पेपर का पैटर्न भी बताना है। एज वी ऑल नो, इन एवरी पेपर क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए रहेगा कंपल्सरी। बाय द वे, मैं पेपर पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एफएम के लिए बताऊंगी बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अलग बात होगी। सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स ऑफ एफएम का पेपर पैटर्न बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहेगा डिस्क्रिप्टिव में, मैं 35 की मार्क्स कर रही हूँ। एमसीक्यू रहेगा हमारे पास अलग, मैं एमसीक्यू का भी बता देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी ऑफ 15 मार्क्स, 5 प्लस 5 प्लस 5, ये तीनों न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीन 10 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है, जिनमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो एक बारी लगाओ 15 प्लस दो बारी ये क्वेश्चन 10 के हो गया 35 मार्क्स। अब ये 10 मार्क्स की बाइफिकेशन क्या है, जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट रहेगा थ्योरी वाला 4+4+2, और इनमें अक्सर 90% ऑफ द केसेस में प्योरली न्यूमेरिकल रहेगा। 10 मार्क्स का सोलो क्वेश्चन भी हो सकता है, या 6+4 या 5+5, कई बारी, बहुत रेयर चांस है 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स की थ्योरी यहां डाल दी, बट मेजोरिटी थ्योरी इधर ही। सो फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स थ्योरी क्वेश्चन कैन बी लेफ्ट इन दी चॉइस। हम अगर पूरा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अटेम्प्ट करें तो हमारे लिए चांसेस आर की प्योर वो न्यूमेरिकली, ठीक। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ये ज्यादा है। व्हाट अबाउट एमसीक्यू जी? एक केस स्टडी होगी 10 मार्क्स की, 5 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स ईच, और उसके बाद आपके पास रहेंगे 3 इंडिविजुअल एमसीक्यूज 2+2+1, 15 मार्क्स का आपका ये हो गया। अगेन ये भी सारा का सारा न्यूमेरिकल ही है। सो द सब्जेक्ट इज 99% न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लो, मैं ये नहीं कहूंगी कि एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, कुछ प्योर थ्योरी भी रहेगा, बट देन अगेन वो बात की बात। आज जो हम पिक कर रहे हैं, वी आर पिकिंग दैट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके थोड़ा थोड़ा लेना देना होगा विद योर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ज्यादा बोर नहीं करेंगे, बट लेट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट नाउ। आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बारी आप वर्ड फाइनेंशियल हटा दो, ये नाम पर फोकस करो, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपके लिए नया कॉन्सेप्ट, नया सब्जेक्ट, नया चीज है ही नहीं। पूरी क्लास 12th पढ़ी ही मैनेजमेंट है बिजनेस स्टडीज में। मुझे कोई बच्चा मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता सकता है, या मैनेजमेंट के वो 5 फंक्शंस के नाम बता सकता है? हाँ जी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग, ठीक है जी। ठीक है जी। अब एक बार के लिए वही 5 फंक्शंस थोड़े थोड़े अटैच करो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस। प्लानिंग फॉर द फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा? फिर उसके बाद जी ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंस, डायरेक्टिंग फाइनेंस, पैसा कहाँ जाना है? कंट्रोल फंक्शन में क्या होएगा? जो पैसा हमने लगाया वहां पर टारगेट रिटर्न लाकर दे रहा है या नहीं दे रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट हमने सोचा था कामयाब है, वापस वो कामयाब नहीं लग रहा एक्चुअल बेसिस पर। हमने जब एक्चुअल रिजल्ट देखा, लेटर से मैंने प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन लगा दी थी 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, जी वो तो सिर्फ और सिर्फ 8% ला रहा है। शायद मेरा उसमें घाटा ही हो रहा है, क्या मैं प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू कर दे, बंद कर दे?
तो वो सारा काम रिलेटेड टू फाइनेंस। अब मैं एक चीज बोलूं, हम और आप या इवन हमारे फैमिली मेंबर्स डे टू डे लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते आए हैं इनफॉर्मली। अब आप सोचो, जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं, आप नमस्ते कहने नहीं जाते हो, पर बाय बाय कहने जरूर जाएंगे। क्यों? शगुन मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, आशीर्वाद के नाम पर 500 1100 2100 जिसकी जो भी श्रद्धा भाव मिलेगा ना, राइट? वो पैसा कोशिश करते हो कि इससे पहले कि फैमिली मेंबर्स के बड़ों के पास जाए, मम्मी अपने पास दबा के रखे। फिर लड़कियों का तो रहता है राखी पे गिफ्ट मिलेगा जी, ठीक है, या किसी का कोई ना कोई पॉकेट मनी किस किस को मिली हुई है, अच्छा मिलती है या रेगुलरली कोई भी नहीं मिलती है जी। तो पॉकेट मनी को लेकर प्लानिंग तो ये चलती है ना, इस महीने कितना खर्च करना है, कितना आगे के लिए बचाना है। तो पैसा कहाँ से आएगा, कितना कब खर्च करना है, आप भी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कर रहे हो। और जो हमारी फैमिलीज के जो ब्रेड विनर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, वो भी तो सारा टाइम ये सोचते हैं। आपको तो ये डायलॉग सुनाते सुनाते नहीं थक जाते, बेटा पैसे पेड़ पे थोड़ी ना लगते हैं, सोच समझ के खर्च करने हैं। पैसा कैसे कमाना है, सारा दिन उन बड़े लोगों की कैलकुलेशंस चलती रहती है, कहाँ खर्च करना है जी, कितना खर्च करना है, कितना आगे के लिए बचा के रखना है, सारी कैलकुलेशन उनकी भी चलती रहती है। तो हम और आप अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। बट एक बार इसी चीज को एक प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप में ले आओ। प्रॉपर फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से सेटअप होते हैं, रैदर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी तो होते हैं, जिनका काम ही यही है, बट काम होता है ऑन अ वेरी ह्यूज लार्ज स्केल, ऑन अ वेरी कॉर्पोरेट। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है, वगैरह वगैरह। नाउ देर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू बी टेकन इन FM। मैं समझती हूँ आपने कहीं ना कहीं बचपन में भी पढ़े होंगे। एक होता है जी फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर एक होता है जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और एक होता है जी डिविडेंड डिसीजन, राइट? फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है, पैसा कहाँ से आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाना है, इन्वेस्ट करना किस प्रोजेक्ट में लगाना है। सामने ऑप्शन है जी 4 प्रोजेक्ट्स के, किधर हाँ किधर ना। और डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब है, आज ही आपने AS पढ़ा था शायद, EPS आज नहीं हो पाया, क्या कहता है? अच्छा अच्छा, वैसे EPS मालूम है क्या होता है? ये पता है कैसे निकालते हैं EPS? इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है वो, EBIT माइनस इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अल्टीमेटली लेटर से EPS आया 10, सारा का सारा एज DPS, डिविडेंड पर शेयर नहीं बांटा जाएगा। हो सकता है 4 रुपया ही बांट रहे हैं जी, बाकी का जो 6 पर शेयर रिटेन किया, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स कोई कंपनी क्यों करना चाहेगी, बताओ जी, क्यों पैसा रोक के रखना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आज की रिटेन्ड अर्निंग्स फ्यूचर का सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा। आज का लिया हुआ डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना, करना है तो कम करना है या पूरा पूरा EPS दे देना है, अल्टीमेटली आज का लिया हुआ डिविडेंड डिसीजन कल के फाइनेंसिंग डिसीजन पर इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है जी। तो एक सवाल भी आता है कि ये तीनों डिसीजन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इंटर रिलेटेड का ये समझना जी, पैसा कहीं से भी आएगा, इवन अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को भी मैंने सोर्स ऑफ फाइनेंस बना लिया, इट हैज अ कॉस्ट। ये नहीं कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स तो अपना फ्री का पड़ा हुआ पैसा था जी, इट हैज समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं आपको बोलूं, लेट अस से मेरे पास सरप्लस फंड पड़े थे बैंक में, मैं कह रही हूँ सेविंग अकाउंट में पड़े थे, सेविंग अकाउंट में पड़े पड़े 4% इंटरेस्ट तो कमा रहे होंगे। लेट अस से मैंने उस पैसे को निकाल कर किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया जी। अब मैं बोल दूं मैंने प्रोजेक्ट में फ्री का पैसा लगाया, नहीं, अगर प्रोजेक्ट में ना लगाऊं तो बैंक में बड़ा बड़ा 4% तो देगा, तो मैं बोलूंगी ये बन गई इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इवन रिटेन्ड अर्निंग्स हैज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा मुझे बताओ व्हाट आर दी पॉसिबल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रही हूँ। एक तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, और बताओ और पैसा लॉन्ग टर्म कहाँ कहाँ से आ सकता है? डिबेंचर्स, बिल्कुल ठीक है, और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है तो एक एक बार के लिए मैं उसको डिबेंचर्स की हेडिंग में रख देती हूँ। अल्टीमेटली ये 4 मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की हम बात करते हैं। इसकी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, बाकी सबकी तो प्रॉपर एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है कि वाकई इंटरेस्ट देना है तो पॉकेट से निकाल कर देना कंपनी को, या डिविडेंड देने हैं तो देने हैं जी। हर सोर्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। लेट अस से कंपनी ने फैसला ले लिया कि पैसा अरेंज हो रहा है जी डिबेंचर से एट कॉस्ट 8%, मान लो ये डिसाइड हो गया।
अब ये पैसा जहां लगेगा, जिस भी प्रोजेक्ट में लगेगा, वहां से एक्सपेक्टेशन अटैच हो गई कि भाई प्रोजेक्ट कम से कम 8% की कमाई तो ला कर दे, तभी फायदे वाली बात है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ जहां पर रिटर्न इज एटलीस्ट 8%। तो हो गया ना कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज लिंक्ड टू फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये जो थ्योरी क्वेश्चन कई बार आता है, एक्सप्लेन हाउ 3 डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर, तो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, बाकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में सब कुछ है। ठीक। सो व्हाट इज दिस सब्जेक्ट? दिस सब्जेक्ट इज सिंपली टेकिंग दीज 3 डिसीजंस मेनली। नाउ व्हाई दिस सब्जेक्ट? क्यों एक ये सेपरेट डिसिप्लिन, सेपरेट सब्जेक्ट बना हुआ है? क्यों इसको ओवरऑल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनाया जा रहा सेपरेटली? क्यों सीएफओ की भी डेजिग्नेशन है या फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी डेजिग्नेशन? वो डिस्कस करते हैं। मेनली व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, सब्जेक्ट क्या है और क्या करना है वो तो सीख लोगे। हमेशा क्वेश्चन करो, एक जब भी एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट सामने आया, पढ़ क्यों रहे हैं इसको? क्या एक पर्पस अचीव हो रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी को एक्सरसाइज करके? कॉर्पोरेट लेवल पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करनी भाई? अब बताते हैं। बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। तो एफएम का भी यही हो गया कि ड्यूली एक्सरसाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन गिव बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये निकल कर आया जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अगर आपने ये सही फैसले ले लिए, पैसा लाओ तो चीपेस्ट सोर्स से लाओ और उसको ऐसे प्रोजेक्ट में लगाओ जहां पर मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही लिए हुए फैसले कंपनी की तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेंगे। दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। बट धीरे 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 जब ये सब्जेक्ट डेवलप होने लगा तो इसी सब्जेक्ट में इसी ऑब्जेक्टिव में कुछ एक लिमिटेशंस आने लगी कि यार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी दी ओनली थिंग। अब बाद में जाकर आया समथिंग कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। नो, सिंपली वैल्यू का क्या मतलब है? आपका अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी कौन है? एक कंपनी का अल्टीमेट ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू शुड बी मैक्सिमाइज्ड। फॉर एग्जांपल जी, मेरे पोर्टफोलियो में एक कंपनी के लेटर से 100 शेयर्स हैं। अगर वो 100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज्ड है तो मेरी वेल्थ का हिस्सा है, वो मेरे पास होल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज्ड है। तो एफएम का एक ये बेसिक ऑब्जेक्टिव निकल कर आया, इक्विटी शेयर होल्डर खुश रहना चाहिए। और वो खुश कैसे रहेगा? जब उसकी होल्डिंग की मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज रहेगी तो कंपनी फैसले भी ऐसे ले अल्टीमेटली विच हैव गुड एंड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, मैं थोड़ा अभी सब्जेक्ट से हटके बात करूंगी। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स चल रही होंगी? कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो है, थोड़ा थोड़ा से ही। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 8 9, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। शुरू कर दिया है कर दो, जिन्होंने नहीं शुरू किया बेटा जी, अर्ली 20s इज द राइट टाइम टू शुरू। वेट ना कीजिए कि हम जब कमाना शुरू करें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तभी हम कुछ इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। स्टार्ट विद एज शॉर्ट एज अमाउंट एज 500 पर मंथ है, वट एवर, एसआईपी लगाना है, किसी शेयर में लगाना है, जहां पर भी लगाना है। इस टाइम पर तो मैं इतना बोलूंगी कि मार्केट इज वॉलेटाइल, मैं इस टाइम पर बोलूं कि एक म्यूचुअल फंड्स में लगा दो और जस्ट छोड़ दो। मैं खुद ऐसी हूँ। मैंने खुद आज के 3 4 साल पहले दिमाग लगा लगा कर सोच सोच कर इन्वेस्ट करा करती थी। बट फिर सस्टेनेबल नहीं था कि बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने छोड़ दिया उस चीज का। जो पैसा लगा हुआ है बस लगाओ। मैं अपना तकरीबन 3 3 महीने पोर्टफोलियो भी नहीं खोल कर देख रही हूँ। इनफैक्ट आजकल जिगरा भी नहीं बचा हुआ वो खोल के देखने का, रेडी दिखने। ठीक है। इनफैक्ट किसी बच्चे के पास कुछ अच्छी टिप्स वगैरह आ रही हो तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास अभी वो रिसर्च करने का स्कोप बचा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, एक बेसिक प्रिंसिपल बोलूंगी, कीप योर पोर्टफोलियो, जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे कीप योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। सिर्फ शेयर्स में नहीं, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड्स में। इनफैक्ट आजकल तो अब गोल्ड, ईटीएफ तो छोड़ो, फिजिकल गोल्ड। अब चलो कुछ कुछ ईटीएफ्स आर रेगुलेटेड या बैक्ड बाय सेबी और समथिंग। अब ऐसे ना जीपे पे भी गोल्ड लॉकर आता है जी। मैंने एक टाइम पर इम्पल्सिवली लगा दिया, ग्रो कर गया है वो, ऑब्वियसली ग्रो करेगा, 2 3 साल पहले शुरू किया था तो ग्रो तो करना ही है। बट इट इज नॉट बैक्ड बाय सेबी। मेरे को अब उसकी टेंशन हो रखी है कि कल को हल्का सा भी एक मेजर कुछ इकोनॉमी हिली, डर लगता है जी आजकल, तो फिर ये बैक्ड बाय नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको लिक्विडेट करके चलो फिजिकल गोल्ड ले। बट कहीं ना कहीं कोशिश ये है टू कीप माई पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। ऐसे ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डू नॉट वेट फॉर एनी वन टू टीच यू हाउ टू इन्वेस्ट।
कोई नहीं आपको सिखा सकता, कोई 15 दिन का बड़ा आता है यूट्यूब पे, या लोग अपने कोर्सेज प्रॉपर सेल करते हैं, 15 दिन में सीखे स्टॉक मार्केट में कैसे बने। जी सीधी सी बात है, आप अपने आप को बोले कि 1 महीने के अंदर अंदर ही हम टॉप इन्वेस्टर बन जाएं जी, या हमको बड़ी अच्छी नॉलेज आ जाए मेहता झुनझुनवाला जैसी, तो फिर तो नहीं बनेगा। ठीक, तो वो करते करते ही थोड़ा सा लॉसेस लोगे, हिट लोगे। अब मैं आपको बताऊं, आईपीओ चलो लगते नहीं है, जो मेरे लगे हैं उसमें से मैं बोलूं अगर 10 आईपीओ आज तक लगे होंगे, 10 में से 2 मेरे डिस्काउंट पर लिस्ट होंगे, बाकी के 8 चलो प्रीमियम पे लिस्ट हो गए। गलत फैसले भी लिए हैं, सही फैसले भी लिए हैं, तो इट्स ऑल अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बट जितना जल्दी शुरू करोगे, डू नॉट वेट फॉर योर 30 कि तब अकले आए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जितना पैसा है थोड़ा थोड़ा सीखने के तौर पर ही आज शुरू कर दो, जब कमाइयां शुरू होंगी तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेंगे। ये है सबक नंबर 1, आज ही ले लो जी। सबक नंबर 2, थोड़ा सा दीन दुनिया से मतलब रखना है, इन द सेंस अबाउट करंट अफेयर्स। अब किस किस के घर में न्यूज़पेपर आता है? आधी जनता होगी, चलो ठीक है। और बाकी दुनिया शायद अपनी खबर इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से ले रही है ना? अब जिस दिन के घर पे न्यूज़पेपर आता है, डेली बेसिस पे 2 मिनट लगाओ, टेक अ क्विक स्कैन ऑफ द फ्रंट पेज, या ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पेज, या कहीं ना कहीं वर्ड पेज भी होता है उधर, ऊपर ऊपर से। मैं नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा डेप्थ में आर्टिकल पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा निगाह मार, पता होना चाहिए। मैं नहीं कहूंगी लोकल न्यूज़पेपर चंडीगढ़ भास्कर उठाकर पढ़ लो, कौन सी गली में कौन से कुत्ते ने किसको काटा, वो नहीं पता करना। बट नॉर्मल दीन दुनिया का पता होना चाहिए थोड़ा सा, कहीं ना कहीं। देखो, आप लोग सीए बन जाओगे, नॉलेज अपने एरिया की होगी, बट इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। यू नो मतलब सीए तो सभी बन जाते हैं, बट वी ऑल वी वांट यू ऑल टू बी वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल्स। कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी में अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज करो, तो वो ऐसे ही होगा। अगेन, उसके लिए भी कोई किताब नहीं आती, 400 पेज की किताब पढ़ लो करंट अफेयर्स पता चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। डेली हैबिट होनी चाहिए, स्कैन ही तो करना है। या यहाँ पे भी अखबार आता है, ब्रेक टाइम है जी, अखबार उठाओ, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, चल। दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपका ग्रुप 1 स्टार्ट हो गया था जी मार्च में, राइट? ग्रुप 2 अभी शुरू हो रहा है जी, और आपके पास ये सिलेबस कब तक जाने हैं? 30 अक्टूबर। उसके बाद 2 महीना चलेंगे, नवंबर और दिसंबर एमटी। अब एक ये चीज ऑब्जर्व होने लगी है, पहले नहीं हमको लगता था कि ये भी बताने वाली बातें होती है, बट अब लग रहा है कि बताना पड़ेगा, शायद इट इज नॉट ऑब्वियस टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा, एक तो ये है कि मैं नहीं कहूंगी कि अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म करके बैठ जाओ, वो खत्म करने वाला टाइम आएगा नवंबर दिसंबर में, तब मेरी तरफ से ये डायलॉग मिलेगा, बेटा सोशल लाइफ खत्म। मैं कह रही हूँ फैमिली लाइफ खत्म, अब सिर्फ आप और आपकी किताबें हैं, वो लास्ट के 2 महीने की बात है। बट उससे पहले हैव अ बैलेंस। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हाँ जी यहाँ से छुट्टी मार के मूवी देखने चले जाओ, वो भी नहीं करना। बट हैव अ बैलेंस, थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ को उतना एक्टिव रखे सो दैट बर्न आउट ना। अगर आप अभी भी उस जोन में हैं, आप और आपकी किताब भी पढ़ी जा रहे हो, घर जाते हो इमिडिएटली पढ़ने बैठ जाते हो, फिर आएगा जी बर्नआउट, फिर सिस्टम क्रैश डाउन हो जाता है। हम सभी इंसान हैं, मशीनें नहीं है। बट इस बात को थोड़ा ठीक सेंस में इंटरप्रेट करना, ये ना कह देना कि मैम ने तो बोला था चिल करना होता है लाइफ में, इसलिए हम चिल ही करते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। बट पढ़ना भी है। बट कहीं ना कहीं एक और चीज, अपने के ऊपर ऐसा काम कि फॉर एग्जाम्पल किसी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि पहले वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या जिम डेली बेसिस पर जाते हैं, सडनली पढ़ाई थोड़ी सी क्या बड़ी, ग्रुप 2 स्पेशली स्टार्ट हुआ तो बच्चे को लगता है ग्रुप 1 भी मैनेज करना है, ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट्स भी चलाने हैं, जिम जाना छोड़ देंगे। लेट ऐसे किसी की आदत थी कि रोज आधा घंटा वॉक पर जाने की, वो वॉक जाना छोड़ देंगे, ये नहीं करना। कीप योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रुप 2 में बाद में आते आते, जैसे अभी सितंबर अटेम्प्ट था, उनके लिए सिलेबस कंप्लीशन वाज जून 30th। तो वो जून के फर्स्ट वीक से ही हमने काफी स्टूडेंट्स ऐसे नोटिस किए जो बीमार पड़ना बंद कर गए हैं। और बीमारी के कारण आप सुनेंगे तो होगा जी, सर्वाइकल पेन है, नेक इशू या बैक इशू, यहाँ पे बैठे रहते हैं, घर जाके बैठे रहते हैं। तो इसके लिए अब बेयर मिनिमम लेवल का वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉक कह लो, जो मर्जी कह लो, थोड़ा सा मूवमेंट होनी डेली बेसिस पर बहुत बहुत जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जितना आपका अपना डाइट का एंड स्लीप हैबिट्स का ध्यान रख सकते हो। ये जनरेशन है रात को 2-3 बजे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने वाली। फिर सुबह ये भी पता है कि यहाँ पर 9 बजे पहुंचना, तो समय 7 या 8 बजे उठना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आप कितनी दूर रहते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे, फिर क्लासेस के बीच में नींद आती है, फिर घर जाके नींद कैचअप करते हैं। रूटीन थोड़ी सी चेंज कीजिए। 2-3, मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा जल्दी 9 बजे सो जाओ, रात के 12 बजे, 11:30, 11 गुड टाइम है यार। सुबह 6-7 बजे उठना है, 6-7 घंटे की नींद इज इनफ।
बट इंश्योर दैट मिनिमम लेवल ऑफ स्लीप, 6-7 घंटों के नीचे की नींद कहीं ना कहीं लॉन्ग रन का कॉम्प्रोमाइज है आपके लिए, ठीक। एंड एक चीज वो भी बतानी पड़ेगी अब तो, बेटा मैं नोटिस करती हूँ, आपको नहीं नोटिस कर रही हूँ, फाउंडेशन को, अभी जो बैच ओवर हुए सबको, ब्रेक के टाइम पे सबके हाथ में चिप्स के पैकेट है, हेल्दी के नाम पे कुछ नहीं है, चिप्स, डेली बेसिस के चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट चल रही है, कोल्ड ड्रिंक। भाई ये एक टाइम के लिए ठीक है, लगातार 8 महीने डेली बेसिस पर चिप्स खा रहे हो, इससे अच्छा ना घर से एक एप्पल ले आओ, लो एफर्ट फ्रूट है एप्पल, ले आया, थोड़ा सा वॉश किया, खा गया, कुछ नहीं करना, कुछ काटना पीटना थोड़ी ना इसको, वो बेटर है। तो वो कुछ न्यूट्रिशियस मील्स का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी आपको लग रहा है कि यार ये क्या, मैं मम्मी बन के मैम ज्ञान देने लगी है, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली बात ये है कि आपने अपनी मम्मियों की नहीं सुननी है। बट मैं कह रही हूँ ये छोटी छोटी चीजों के इतने इम्पैक्ट है। जब मैंने जून में इतने पेरेंट्स के घरों पे फोन लगाया कि मैम बच्चा नहीं आ रहा या बच्चा ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, मम्मी यहाँ तो नेक्स्ट लेवल शुरू होती है, मैम हमारी बात नहीं सुनता, मैम ये खाते पीते नहीं है, घर से सुबह निकलते हैं तो बिना खाए जाते हैं, सीधा शाम को 4 बजे खा रहे हैं। मैंने कहा ये कैसा इंसान है भाई, जो चल रहा है, जिसकी बैटरी इतनी अच्छी है कि चल रहा है 4 बजे तक। तो ये ना, जो मैं कह रही हूँ ना, आपको ये वर्ड्स याद आएंगे अक्टूबर के महीने में कि मैम ने ऐसा कहा था, क्योंकि हमें कोई एक बैच का एक्सपीरियंस थोड़ी ना बता रही हूँ, 2 साल हो गए हैं देखते हुए, हर बैच में सेम पैटर्न कि लास्ट महीने में आते आते सबके पटाखे बज जाते हैं भाई। तो क्या है ये, इसलिए डे 1 से हमारा सिखाना फर्ज है कि भाई अपनी सेहत का, अपनी नींद का, अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना तो है ही जरूरी, ये इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब हम बीमार ही पड़े हुए हैं जी। अब कुछ बच्चे जनवरी 2026 अटेम्प्ट में ऐसे बीमार पड़े, पेपर नहीं दे पाए। एक लड़की थी जिसका भी मई में ग्रुप 2 क्लियर हुआ है, सोनाली नाम है बच्ची का, ठीक है, 211 नंबर आउट ऑफ 300, बहुत बढ़िया नंबर है। बट वो जनवरी में बोथ ग्रुप्स और ऑल इंडिया रैंक लाने वाली कैंडिडेट थी, बीमार पड़ गई। तो यू नेवर नो विद एनी वन, प्लीज प्लीज अपने को लेकर थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, अपना ध्यान रखो बस, ठीक है जी। तो ये कुछ सबक थे। पहला सबक क्या था, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा। दूसरा सबक, थोड़ा दीन दुनिया की खबरों वगैरह की नॉलेज, दैट एक्स्ट्रा नॉलेज। तीसरा, अपनी हेल्थ करें, ठीक। चलिए जी, कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट ना, हमने बोला कि प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इस ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आने लगी। लिमिटेशन नंबर 1, अपने आप में प्रॉफिट वर्ड ही बड़ा वेग वर्ड हो गया, बिकॉज प्रॉफिट बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, जिसको आप प्यार से अकाउंट्स में पता है क्या बोलते हो, ईबीआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, हम एफए में भी इस टर्म को यूज करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा ईबीटी भी होता है, ऑपरेट और आपका ईबीटी भी एक प्रॉफिट होता है, और एक प्रॉफिट के मायने ईएटी भी होते हैं। तो लेट अस से, आई से कि जी कंपनी ए इज अर्निंग 18% प्रॉफिट एंड कंपनी बी इज अर्निंग 15% प्रॉफिट। ये 18% 15% सुन के बी को कम नहीं डिक्लेयर कर देना कि बी ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, भी कौन सा प्रॉफिट, ये नाम लेना पड़ता है, ठीक। प्रॉफिट वर्ड ही अपने आप में वेग है, और वेग होने के साथ साथ इट कैन इजिली बी कुक्ड या मैनिपुलेटेड। बुक रिकॉर्ड्स ही हैं, बुक रिकॉर्ड्स ही हैं, प्रॉफिट कैन इजिली बी कुक्ड। मुझे शेयर होल्डर को किसी ना किसी तरह कन्विंस करना है, इंटरनली कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कर सकती है, प्रॉफिट कैन बी इजिली बी कुक्ड, कैन बी मैनिपुलेटेड। नाउ it ignores the concept of profit maximization, risk इग्नोर्स रिस्क। मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ना 2 प्रोजेक्ट एग्जांपल है, एक है जी जो इंडिया में ही सेटअप होना है, और एक है वो लेटस से सीरिया में सेटअप, बट इसमें एनुअल प्रॉफिट आएगा 10 लाख पर एनम का, और इसमें एनुअल प्रॉफिट आएगा 50 लाख पर एनम का। अगर मैं पीछे पड़ गई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव, मैंने उठा लेना है सीरिया, वेर एज सीरिया इज अ रिस्की चीज। 50 लाख क्या, वहां पे तो जान ही ना बचे बंदे की, यही चीज है। तो ऐसे ही सोचो, लेटर से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि विद इन इंडिया तो जी लॉजिस्टिक्स बेस्ड हो गया कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पर रॉ मटेरियल जाना है, ठीक है। और एक दूसरा है जिसमें रॉ मटेरियल एक कंट्री से दूसरी कंट्री पास करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की रिक्वायरमेंट है। अब बताओ, प्रॉफिट उधर ज्यादा है भाई बाहर वाले में, ए ठीक है, इंडिया में ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की भाई मैं कहूँ, पंजाब की बिजली ज्यादा स्टेबल है,
रेट ऑफ हॉर्मोन्स का पता नहीं, आज खुला है, शाम को नहीं खुला, फिर कल सवेरे फिर खुल जाएगा, कुछ नहीं पता भाई। जो बच्चे रिकॉर्डिंग से देखेंगे, पता नहीं आज खुला है कि नहीं खुला भाई, ये बताओ। ये तो वो बात होगी, आज खुला है रेट ऑफ हॉर्मोन्स, क्या चल रहा है, खुला हो। पता चले कोई बच्चा 3-4 दिन में रिकॉर्डिंग देखे वो बंद पड़ा जी आज तो बड़ी मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का तो कुछ गारंटी नहीं है। ये अपना इंडिया बेस्ट है, मैं कह रही हूँ इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो, गडकरी ने ऐसे हाईवे बिछा दी, मतलब जहाँ बंदा ना पहुंच सके सड़क पहुंच चुकी है। वह रेलवे पटरियां, हाईवे, मतलब लॉजिस्टिक्स इतना बढ़िया हो गया है। ये बेटर है भाई, रिस्क कम है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव में तो क्या करना है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो रिस्क नहीं देखेगा वो। ठीक। और एक और चीज है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट एक्स है, वाई है, ईयर 1 में यहां से प्रॉफिट आना 1 लाख का, ईयर 2 में 2 लाख का, ईयर 3 में 3 लाख का। यहाँ पर 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल प्रॉफिट वैसे देखा जाए 6 लाख और 6 लाख। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव कहेगा दोनों न्यूट्रल है, कोई सा भी उठा। वेरएस आपको लग रहा है कोई सा भी उठा लो, कौन सा उठाना चाहोगे। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे एक्स, कुछ बोलेंगे वाई। एक्स वाले बच्चे पहले कारण बताओ। अर्निंग इंक्रीज हो रही है, ये हर बैच में आते हैं मैम, अर्निंग इंक्रीज हो रही है। बेटा अर्निंग इंक्रीज की बात होती है जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गोइंग कंसर्न। ये गोइंग कंसर्न थोड़ी ना 3 साल बाद खत्म है, बताओ बड़ा बड़ा के करोगे क्या, खत्म है 3 साल बाद प्रोजेक्ट, राइट। अब देखो, क्या ये 3 लाख और ये 3 लाख एक बराबर है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है, ये तो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। अच्छा मैं आपको बोलूं बेटा आज मेरे से 5,000 की स्कॉलरशिप ले जाओ वर्सेस 1 साल बाद ले जाना, कौन सा ऑप्शन बोलोगे। क्यों भाई, क्यों आज बताओ। आज उस 5,000 की जो परचेसिंग पावर है, वही सेम चीज उतनी क्वांटिटी उसी 5,000 में कल को नहीं मिलेगी। दूसरा एंगल ये भी है, सर्टेनिटी वाली बात है मैम, आज आप जीते जागते साक्षात खड़े हो, कल होना हो, मतलब या दुनिया में तो हो, कहीं और चले गए, पता नहीं मिलो ना मिलो भाई, हम पता नहीं कहाँ चले जाएं। बस आज सर्टेनिटी है, आज रिस्क नहीं है, कल को रिस्क भी चला गया। तो सारी चीजों को देखते हुए हम बोलते हैं आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है, इसलिए ये 3 लाख बेटर है रादर देन दिस 3 लाख। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ने सारी बातें इग्नोर कर दी, कह दिया जी जहां प्रॉफिट ज्यादा, इधर अगर सेम सेम है तो कोई सा भी उठा लो। तो ये फ्लॉ है, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको गिनाए, ये सारे फ्लॉ हैं ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव में इन चारों में से कोई भी फ्लॉ है ही नहीं जी। पहली बात तो वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर एज ऑन टुडे इन द मार्केट, क्या इस नाम में ही कुछ वेगनेस है। जी कंपनी एक्स का इक्विटी शेयर आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आज किस वैल्यू पर वो ट्रेड हो रहा है, इसमें कुछ वेगनेस पॉसिबल है। नहीं जी, एक ही चीज होती है मार्केट वैल्यू। कैन इट बी इजिली मैनिपुलेटेड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट है, ऐसा कुछ नहीं है जी, पॉसिबल टू मैनिपुलेट है, बट बहुत हम और आपके आम इंसान के बस की बात है, नहीं है जी। इट कैन नॉट बी इजिली मैनिपुलेटेड। विल इट कंसिडर रिस्क फैक्टर, डेफिनेटली यस। लेटर से किसी कंपनी ने या किसी कंपनी का लेटर से सीईओ या टॉप मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, या उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए सीरिया वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर, ये बात जब इक्विटी शेयर होल्डर को पता चलेगी वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा, अपनी होल्डिंग्स लिक्विडेट करेगा, शेयर बेच देगा, इससे शेयर वैल्यू नीचे गिर जाएगी। सो डेफिनेटली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा, वेल्थ मैक्सिमाइज ही नहीं हो पाएगी। तो हमेशा बोला जाता है जब एफएम का कोई भी फैसला लो, तीनों डिसीजन में से कोई भी फैसला लो, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। गलत फैसले लोगे ये वेल्थ नीचे गिरेगी, एफएम का ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। ऐसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी ध्यान ऑटोमेटिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रख लिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर आज की डेट में समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसको पता है कि प्रोजेक्ट वाई इज अ बेटर प्रोजेक्ट जो कि हेवियर रिटर्न्स पहले ला कर दे रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल ऑल्सो डिफीट द पर्पस। ठीक है जी। तो ये भी थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम एंड व्हाई वन इज बेटर देन द अदर। तो व्हाई में आपको ये 4 कारण गिना दे। इतनी सी ही डिस्कशन रिक्वायर्ड है इन दी फर्स्ट चैप्टर। बेटा अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे वैसे प्रॉपर थ्योरेटिकल चैप्टर में चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। जो मुझे मेनली आपको सिखाना था न्यूमेरिकल कंटेंट शुरू करने से पहले,
इट्स गोइंग टू बी दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड दैट्स इट। आगे भी कुछ चीजें हैं, बेशक घर जाकर पढ़ लेना, बट मेरी तरफ से न्यूमेरिकल कंटेंट को लेकर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही कवरेज है। अच्छा, एक चीज थी, जैसे सर ने बोला कि आप लोगों के पास आज फ्रेश रजिस्टर्स नहीं है, am I right? आपको पता नहीं था कि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या कुछ है? मतलब अब वही देखो ना, ऐसा लग रहा है कि ये ना विद टाइम जो चीजें ऑब्वियस होती थी वो भी बतानी पड़ेगी, एक दिन पहले लिखना पड़ेगा। मैं अभी से बता रही हूँ बेटा, जब भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होगा इट इज गोइंग टू बी अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। उसके पहले भी आपका फ्रेश रजिस्टर आपके पास रेडी होना चाहिए। ऑडिटिंग इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ऑडिटिंग के लिए कोई रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, ओके, नेवर माइंड, चला लेंगे आज बुक से काम। अम, हाँ जी, अपनी बुक्स में चैप्टर नंबर 4, फाइनेंसिंग डिसीजन, लीवरेजेस, हमने शुरुआत तो इससे करनी है बट आज इसको बड़ा ही हम लाइट वेट रखने वाले हैं। हाँ जी, कुछ नोट नहीं करना, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है, लिखना नहीं है कुछ भी। बच्चे बचपन में ये कहा जाता था, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो आता है प्रॉफिट। इस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। नाउ इन वन चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा बात करेंगे कि ना, हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाया करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट को अलग माइनस करवाएंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग माइनस करवाएंगे, और बीच में एक वर्ड शायद कुछ बच्चे पहली बार सुनेंगे आज, कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड आएगा। तो ये बोला जाता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। नाउ ये कंट्रीब्यूशन क्या बला है, अभी आपको बताते हैं। अच्छे, आप सभी 4 महीनों से यहाँ पर आ रहे हो, एसडी कॉमर्स करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यहाँ पर कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं और वो वेरिएबल नेचर के हैं या फिक्स नेचर के हैं। खर्चे गिनाना शुरू करो मेरे को एक बारी, एक बारी। रेंट, रेंट कहाँ है? फिक्स्ड कॉस्ट। और बताओ, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड है जी, एक एक बच्चे के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं हो रही है, तो वेरिएबल का क्या मतलब होगा, जो पर स्टूडेंट कॉस्ट होगी, राइट? अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी भी फिक्स्ड है। सैलरी, स्टेशनरी, अब स्टेशनरी देखो, एक तो वो स्टेशनरी है जो नॉर्मल ऑफिस में, रजिस्टर्स बुक्स वगैरह क्या होगा कि एक स्टूडेंट के लिए, इवन आपके जो टेस्ट पेपर प्रिंट होते हैं वो पर स्टूडेंट वाला हिसाब हो गया। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में क्या डाल दिया जी, बुक्स एंड अदर स्टेशनरी जो पर स्टूडेंट के हिसाब से चलती है, यू नो आंसर शीट्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह, वो। एनीथिंग एल्स? जनरल मेंटेनेंस, बिल्कुल, रिपेयर्स, ठीक है, चलो मोटा मोटा ये खर्चे लगा। मान लो, मान लो एक स्टूडेंट पर एक सब्जेक्ट की वेरिएबल कॉस्ट जो हमको पड़ रही है बुक्स एंड अदर स्टेशनरी मिलाकर, लेटर से वो 4,000 पड़ रही है, और एक सब्जेक्ट की फीस आपके पास कितनी है? 17,000, राइट? एक नया स्टूडेंट आता है जी हमारे पास, क्या उसको लेकर मुझे बुक्स की कॉस्ट एंड अदर स्टेशनरी की कॉस्ट एडिशनली पड़ेगी? 4,000 पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या मुझे उसको लेकर एडिशनल रेंट, एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी, एडिशनल रिपेयर पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। तो बात ऐसी है कि अगर मैं बोलूं मुझे ये फैसला लेना है मैं नए स्टूडेंट को एडमिशन दूं या ना दूं, तो 17,000 में से 4,000 माइनस करो, मेरे को बच कितना रहा है? और क्योंकि उस स्टूडेंट की वजह से कोई एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है, सो वट एवर इज दिस एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन इज लीडिंग टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो अब बिजनेस का ये फंडा है कि आज की डेट में बिजनेसेस जो फैसला लेते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं ये तो भाई रेजिडुअल चीज है, जो खर्चा होना है सो होना है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है मतलब कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करो, कंट्रीब्यूशन पर जोर दो, अपने रेवेन्यू बढ़ाने पर काम करो, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर काम करो। ठीक है, हम इंस्टीट्यूट में क्या बोलेंगे, एडमिशंस पर काम करो। क्योंकि एक एडमिशन फालतू आई तो मुझे फालतू बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, मुझे बस बच्चे को क्लास में बिठाना है, मेरी पॉकेट में कितना चला गया? 13,000 चला गया, क्या बुरा है जी? नाउ लेट अस से, जैसे ऐसा हम करते नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। लेट अस से कोई बच्चा आता है और वो रिपीटर बच्चा कहता है मैम मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने बहुत पैसे भरे हुए हैं जी, आप मुझे 6,000 में एडमिशन दे दो, सामने बिठा लो, 6,000 में। ठीक है, बताओ मेरे लिए वैसे क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गलत फैसला होगा, क्योंकि बाकी बच्चे सोचेंगे हम पागल है जो 17,000 देने वाले हैं, राइट? बट लेट अस से मुझे उसको अगर हाँ भी करनी है,
मैं 6,000 में कर पाऊंगी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे उस बच्चे के लिए कॉस्ट कितनी पड़ रही है फालतू, 4,000 2,000 तब भी मुझे बचते हैं। एंड दिस इज हाउ ऑनलाइन मॉडल्स रन ऑल्सो बेटा। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन मॉडल्स में क्यों इतने सस्ते में कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, रीजन ही यही है। उन्होंने किताबें कहाँ से इशू करनी नहीं होती, किताबें डिस्पैच करनी है। अल्टीमेटली आप उनको 10,000 पकड़ाओ, उनको बेरली 2-3 हजार की कॉस्ट है, 7,000 तो वो वैसे ही कमा रहे हैं एक्स्ट्रा। तो दिस इज हाउ ऑनलाइन मॉडल रहा है। वो अलग बात है, वहां पर क्वालिटेटिव लिमिटेशंस बहुत ही ज्यादा है कि चलो बच्चों का पर्सनल कनेक्ट नहीं है, कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसलिए वो ऑनलाइन मॉडल्स इतने सक्सेसफुल नहीं है। बट वैसे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज हाउ दे आर एबल टू ऑफर कोर्सेज एट सच चीप प्राइसेस। कॉन्ट्रीब्यूशन, एज लॉन्ग एज वी हैव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, हम उस कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, मतलब हम प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के एक चैप्टर में आता है, बहुत बाद में जाकर, बट थोड़ा थोड़ा शुरू से अभी बताना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक, लिखना कुछ नहीं है, बात को बस समझते रहेंगे। नाउ लेट अस से मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है बेटा 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई 4, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी हो गई 6। ठीक, मान लो ईयर 1 में मैंने 100 यूनिट सेल किए, तो मेरी टोटल सेल्स कितनी जनरेट हो गई 1000, वेरिएबल कॉस्ट 400, कंट्रीब्यूशन 600। मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 350 की चल रही है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 250। अच्छा जी, फिर ईयर 2 में 110 यूनिट बेच दिया। ठीक है, अब बताओ जी, 1100 की सेल, कंट्रीब्यूशन 440, कंट्रीब्यूशन, और ये अब बताओ 310, राइट है जी। ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितनी आई 60, एंड वही एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन लेड टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं था। ऑलराइट, अब एक चीज हो सकता है इसी चैप्टर में कुछ आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ जाए बेटा, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्यार से इसको बोलते हैं पीवी रेशो। सिंपली कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, चाहे आप 1 यूनिट के लिए निकाल लो, 100 यूनिट के लिए निकाल लो, 110 यूनिट के लिए निकाल लो, या 1,00,000 यूनिट के लिए निकाल लो, ये सेम ही रहने वाला है एज लॉन्ग एज सेलिंग प्राइस 10 है और वेरिएबल कॉस्ट 4 है। बताना पर यूनिट के हिसाब से, ये 6, सेलिंग प्राइस 10 का कितना परसेंट है 60%। अच्छा जी, ये 600 सेल्स 1000 का कितना परसेंट है 60%, और ये 660 1100 का कितना परसेंट है, रादर डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन 60, डिफरेंशियल सेल्स का कितना परसेंट है, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा सेल्स का कितना परसेंट है 60%। ठीक है जी, तो ये भी पॉसिबल है कि हम डिफरेंशियल बेसिस पर ही बात करें। तो पीवी रेशो की एक बार डेफिनेशन मेरे साथ साथ रिपीट करो हिंदी में, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट। कई बारी ये चैप्टर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो नाम ना देकर वेरिएबल कॉस्ट रेशो नाम दे, सिंपली ये पता है क्या है, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है। इसको भी एक बार बताना जरा, 410 का कितना परसेंट है 40, 400,000 का कितना परसेंट है 40, हर जगह 40। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है दोनों का सम मिलाकर क्या हो गया 100%, क्योंकि हम सेल्स के ही तो दो टुकड़े कर रहे हैं, सेल्स में एक वेरिएबल कॉस्ट दूसरा हिस्सा कंट्रीब्यूशन। तो अगर कंट्रीब्यूशन सेल्स का 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40% होगा। तो कई बार हमको ये रिलेशनशिप भी यूज करना पड़ जाता है दैट पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 100। ये बुक में कहीं टॉप मार्जिन पर लिख लो। एक तो पहली बात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या है, कहीं पर ही टॉप मार्जिन में लिख लो। कंट्रीब्यूशन तो सबको पता चल गया ना, इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो कॉपी में लिखवा देते हैं बट कोई दिक्कत। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है, और दोनों रेशो मिलाकर 100 है।
हाँ जी। अब आप लोग एक काम करो, वैसे ना कॉपी की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल कॉपी में लिखना पड़ेगा, किसी भी और कॉपी के कोई पेजेस ही निकाल लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस शुरुआत के लिए चीजें समझानी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी कोई भी रैंडमली किसी पेज पर काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। अच्छा हो गया ये, हाँ। आप कर रहे थे। ओके जी। तो अगर कोई बच्चे फ्रेश कॉपी यूज कर रहे हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर हेडिंग डालना, चैप्टर नंबर 4 है बुक में, चैप्टर का नाम है लीवरेजेस। लीवरेजेस अभी आपको बताएंगे द वर्ड लीवरेज का मतलब। देखना जरा, केस ए, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2। लिखो जी, सेल्स 10,000 यूनिट्स इंटू 10 पर यूनिट। ईयर 1 में लिखना 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स इंटू 2 पर यूनिट 20,000। ये आगे जी कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, सभी बच्चों के साइन आ गए हैं इन दिस लिस्ट। सलोनी आपका रह गया। रिद्धि आपके भी सिग्नेचर्स रह गए, हो गए थे। सलोनी आपको बुक मिल गई थी, सब पे कर दो। चरणजीत कौन है यहाँ पर? आपको भी बुक्स सारी इशू हो गई? कौन कौन सी रहती है आपको? चलो एक बार मैं देख लेती हूँ, आई थिंक सो तो आपको कॉस्टिंग वगैरह इशू हो चुकी है वो। चलो मैं कंफर्म कर लेती हूँ, एक बार आप क्लास के बाद मुझसे मिलकर जाना। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन 80,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इसको कर लो 60,000। अब ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट नाम नहीं, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको आप प्यार से ईबीआईटी बोलेंगे, वो रखो। कितना आ गया ये? 20,000। ठीक है, ईयर 1 की इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हुआ क्या? सेल्स वेंट अप बाय 10%। हमने क्वांटिटी 10% ज्यादा बेच दी ईयर 2 में, यानी कि पहले 10,000 यूनिट्स बेच रहे थे, अब कितने यूनिट्स बिके? 11,000। तो 11,000 यूनिट्स बिके, वही सेलिंग प्राइस तो बेटा वही है, तो सेल्स कितने की आ गई? 1,10,000। अब 11,000 यूनिट्स इंटू 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 2 ये बताओ जी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 22,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 88,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया जी? वही सेम रहेगा, यूनिट्स बढ़ने से फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ रहा। हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 28,000। अच्छा जी, मुझे ना आप एक चीज बताओ, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी कितना? परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी कितना है?
जी ये ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 8,000 से। कहां से बढ़ा? 20,000 से। तो कैलकुलेटर से बताओ, 40% से बढ़ा। वेयर एज परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स मात्र सिर्फ और सिर्फ कितना था? 10%। परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी 40%। आपका प्रॉफिट 40% से बढ़ गया, सेल्स तो सिर्फ और सिर्फ 10% से बढ़ी थी। देयर इज सम मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व। मैग्निफिकेशन का मतलब सेल्स अगर बढ़ाई 10% से, ईबीआईटी 10% से नहीं बढ़ा, 10% से मैग्नीफाई होकर बढ़ा, ये तो 40% बढ़ गया जी। देयर इज सम मैग्निफिकेशन ऑन प्रॉफिट इन्वॉल्व। Now, why is this magnification? How is it possible? ध्यान से सुनो। सेल्स बढ़ी 10% से, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा 10% से, हेंस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ी 10% से। बट कंट्रीब्यूशन के बाद जो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गया ना, ये तो नहीं बढ़ा जी। इसकी वजह से ईबीआईटी पर बढ़ चढ़कर इंपैक्ट आया। तो मैग्निफिकेशन आने का कारण ही यही है, देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास वेरिएबल खर्चे ही हैं, फिक्स्ड खर्चे है ही नहीं, जीरो, तो उस केस में कोई मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। उस केस में क्या होगा? सेल्स अगर बढ़ी 5% से, फिर ईबीआईटी भी 5% से बढ़ेगा। तो जिस कंपनी के पास फिक्स्ड कॉस्ट है, मैग्निफिकेशन तो आएगी ही आएगी। अगर सेल्स बढ़ी 20% से, तो ईबीआईटी 20 से ज्यादा परसेंट से ही बढ़ेगा। वो कम ज्यादा वाली बात डिपेंड करती है, फिक्स्ड कॉस्ट कम ज्यादा है कितना है। ठीक। आप यहीं पर जगह छोड़ दो या बेशक अगले पेज पर चले जाओ, यहां पर अभी 3-4 लाइनों की जगह छोड़ो। और केस बी, केस बी, यहां पर भी ईयर 1 और ईयर 2 चलेगा बेटा। सेल्स 1 लाख, वही 10,000 यूनिट्स इंटू 10 पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपको करवा देती हूँ 5 पर यूनिट। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 5 कितना हो गया जी? 50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई 50,000। फिक्स्ड कॉस्ट ले जाओ 30,000। और ईबीआईटी कितना आ गया? 20,000। अब यहां पर भी ईयर 2 में वही काम करो, अगर सेल्स बढ़ गई 10% से, तो आपके इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखाई देगी, ये कंप्लीट करो। $25,000। तो लिखो व्हाट इज दैट परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी 5,000 से बढ़ा, कहां से बढ़ा? 20,000 से। तो 25%। व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वॉज 10%। मैग्निफिकेशन तो बेटा यहां पर भी है, जहां फिक्स्ड कॉस्ट है मैग्निफिकेशन तो होनी होनी है। सेल्स बढ़ी 10% से, ईबीआईटी सिर्फ 10% से नहीं बढ़ा, वो तो 25% से बढ़ा है। ईबीआईटी मैग्नीफाई होकर बढ़ा है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि वही बात है जी, सेल्स बढ़ा दो 10% से, कंट्रीब्यूशन तक सब कुछ 10% से बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं बढ़ रही, तो नेचुरली मैग्नीफाइड इंपैक्ट ईबीआईटी पर तो आएगा ही आएगा। बट आप ये देखो, केस ए में ईयर 1 में भी ईबीआईटी 20,000 था, चेक करना। केस ए, केस बी में भी। बट केस ए में मैग्निफिकेशन तो 40% की आ गई जी, केस बी में सिर्फ और सिर्फ 25% की आई है। उधर क्यों ज्यादा इंपैक्ट आया है ईबीआईटी पर? उधर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है।
यहाँ पर हमने सब कुछ सेम रखा, बस हमने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट कम कर दिया, थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। बट एक सिंपल सा फैक्ट है, जहां फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है वहां मैग्निफिकेशन भी ज्यादा है। दैट इज वाई प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन आवर इनकम स्टेटमेंट को बेटा एक रिस्की चीज भी बोली जाती है ना। वाई रिस्की? फायदा कराने को यही फिक्स कॉस्ट बढ़ चढ़ के फायदा कराएगी। आपने तो फेवरेबल केस देखा है। रिस्क इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। रिस्क का मतलब ही यही होता है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, राइट। अब हमने जहां पर ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट रखा वहां पर हमने ज्यादा रिस्क लिया हुआ था, अल्टीमेटली मुझे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिला। जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गया वहां पर रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम ही मिला है। सो ऑलवेज जहां पर भी फिक्स्ड कॉस्ट है देर इज बाउंड टू बी सम रिस्क प्रेजेंट, और उस रिस्क को प्रॉपरली मेजर किया जाता है। नाउ एक जो ये नाम है बेटा, लीवरेज। लीवरेज नाम, अच्छा बचपन में फिजिक्स में लीवर पुलिस चैप्टर पढ़ा था, अगर किसी को पता नहीं याद हो या ना। लीवर्स नाम का, लीवर का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं लीवर, यू नो, पुश दैट लीवर, मतलब क्या होता है? जहां से फोर्स कम लगती है, एक एक पुश देना किसी चीज को। अच्छा, लीवरेज को हम कई बार कंपेटिटिव गेम्स में भी बोल देते हैं। हमारे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो बोलते हैं दैट दिस टीम हैज अ लीवरेज ओवर द अनदर टीम। लीवरेज का मतलब एक एज है उनके पास, एक एडवांटेज है, राइट। इस टाइम पर आरसीबी के पास एडवांटेज है, अब तो सारी टीमों के पास कुछ ना कुछ एडवांटेज बने बैठे हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास भी एडवांटेज है, सबके पास है। अच्छा, फेवरेट आईपीएल टीम किसकी? आरसीबी है। बहुत कम बच्चों की। बाकी जनता की कौन सी चल रही है भाई? बड़े, ओह वाह, साहब। तो जिंदगी में कर क्या रहे हो? क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ तो और होगा। बाकी स्पोर्ट्स, अच्छा आजकल फीफा देख रहे हो? वो तो रात को जागते हो। शाबाश, शाबाश। कितने बजे तक? 4-5। और सुबह यहाँ पर कितने बजे पहुंचते हो? टोटली सुनो सुनो, नाम बताना बेटा। रणबीर। रणबीर थोड़ा सा पढ़ाई पे भी थोड़ा सा फोकस प्लीज। फीफा तो बाद में, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बच्चे ये है कि वो लाइव देखेंगे चाहे यहाँ का बैकअप लगा ले, जबकि उल्टा होना चाहिए भाई। ये तो अपना नॉर्मली अटेंड करो, उधर देख लो या रिपीट टेलीकास्ट वगैरह कुछ देख लो, हाइलाइट्स देख लो, क्या हो गया? ठीक है। कब तक चलना है आपका ये फीफा? 4-5 दिन का रह गया। ठीक है, एनीवे, तो हम बात करते हैं व्हेनेवर इन टर्म्स ऑफ अ कंपेटिटिव गेम, सो एंड सो टीम हैज एन एडवांटेज। तो एडवांटेज का एक सिनोनिम लगा लो, लीवरेज। तो क्या होता है कि यहां पर भी हम एडवांटेज की तो बात कर रहे हैं, मोर द फिक्स्ड कॉस्ट मोर इज द एडवांटेज, बट लीवरेज कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं एक अनफेवरेबल बात भी करते हैं। आप सोचो, केस ए में यही मैं सेल्स ईयर 1 के कंपैरिजन में ईयर 2 में जाकर 10% से गिरा दूं। आपने इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी बट मुझे बनवा दो। ईयर 2 का ही ऑल्टरनेटिव है, ईयर 2 का, मैं ईयर 3 पे नहीं जा रही हूं, मैं कह रही हूँ ईयर 2 में ही सेल्स ईयर 1 के कंपैरिजन में 10% से नीचे गिर गई। तो अब बताओ सेल्स कितनी हो जाएगी? 90,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 18,000। कॉन्ट्रीब्यूशन 72,000। फिक्स कॉस्ट 60,000 की 60,000 रहेगी। ये कितना हो गया? 12,000। आप ये बताओ यहां से ईबीआईटी गिरा कितने परसेंट से गिरा? 8,000 से गिरा 40%। वही चीज है, चेंज की बात है जी। तो अपवर्ड चेंज भी अगर 40 का आया था तो डाउनवर्ड चेंज भी 40% का है। सेम केस यहां पर भी अप्लाई करा, बाद में देख लेना चाहे कि अगर हम सेल्स को गिराएंगे 10% इन केस भी, तो हमारा ईबीआईटी गिर जाएगा 25% से। ठीक है जी। तो रिस्क की चीज तो है। अब इसी रिस्क को मेजर करने के लिए कॉन्सेप्ट आया लीवरेज नाम का। रादर लीवरेज की बेसिक डेफिनेशन ही यही है, लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क। ये दिख तो रहा है कि केस ए ज्यादा रिस्की केस है, केस बी में कम रिस्क है, बट वो रिस्क को थोड़ा सा क्वांटिफाई कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो मेजर कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज नाम। अब फॉर्मूला बाद में लिखेंगे बेटा बुक में, अभी चलो आप लिख ही लो, मेरे साथ साथ लिख ही लो। ऑपरेटिंग लीवरेज मैं केस ए में लिख रही हूँ, पहले केस ए में जो 2-3 लाइनों की जगह थोड़ी थी ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला दोनों केसेस में लिखो और दोनों केसेस में मुझे बताओ। अगर मैं केस ए की बात करूं 40, मैं परसेंटेज का साइन ना भी लगाऊं गड़बड़ हो जाती है। 10 कितना आ गया, 4 टाइम्स। और केस बी में कितना हो जाएगा, 2.5। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर यहां पर भी केस बी में भी ऑपरेटिंग लीवरेजेस, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 25% बाय 10%, ये हो गया जी 2.5 टाइम्स। तो हम देख पा रहे हैं जहां पर लीवरेज का वो मेजर ज्यादा है, केस ए में 4 है, केस बी में 2.5 है। तो केस ए में ज्यादा लीवरेज है, मतलब वहां पर हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब वहां पर हायर रिस्क है। केस बी में कंपैरेटिवली लो फिक्स्ड कॉस्ट, हेंस लो लीवरेज, हेंस लो रिस्क, लो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो है बट केस बी में थोड़ी कम। ठीक। फिर होता क्या है कि जब हम इसी फॉर्मूला को आगे सॉल्व करते जाते हैं, देखो आपने अभी ना प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सीखी नहीं है। आपने कंट्रीब्यूशन वर्ड ही काफी बच्चों ने आज पहली बार सुना होगा, इसलिए ना डेरिवेशन वैसे भी आपके स्कोप में नहीं है, बट आईसीआई मॉड्यूल एक बार जगह क्या करता है, इसी चीज को सॉल्व करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला बना लिया ऑपरेटिंग लीवरेज का ही, इसी से डिराइव होता है, सिंपली कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लिखना जरा फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लीवरेज का अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है। अभी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मेजर कहां से करना है, देखो आपने ये परसेंटेज चेंज कहां से मेजर किया, ईयर 1 से ना, ईयर 1 वाज योर ओरिजिनल पॉइंट। उसी ओरिजिनल पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कर दो, उसी ओरिजिनल पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। देखो फोर्स सेम ही आना है। ईयर 1 में कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 80,000 डिवाइडेड बाई 20,000। केस 1 में वही 4, केस बी में वही आ रही है 2.5 ही आ रही है। तो अल्टीमेटली जब उसी फॉर्मूला को ही घुमा फिरा के इधर आ रहे हैं तो आंसर तो बेटा सेम ही आना है। बट बस ये ध्यान रख लेना कि ये वाला फॉर्मूला जो है आप अगर ईयर 2 के लिए लगाओगे फिर नहीं वो 4 देगा। दिस लीवरेज मेजर डज नॉट अप्लाई टू ईच एंड एवरी ईयर, वो चीज नहीं एप्लीकेबल है। हम तो ये कह रहे हैं आंसर सेम कब आएगा, हम बोल रहे हैं जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है वहीं से ही आपने अपने चेंजेस मेजर किए, तो वहीं पर ये दो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर सेम आएगा। बट मैं बोलूं ओरिजिनल पॉइंट प्लस रिवाइज, आप रिवाइज पॉइंट में भी फॉर्मूला लगाते रहोगे तब आंसर कोई सेम नहीं है। दिस मेजर ऑफ लीवरेजेस चेंजेस, मेरा आउटपुट बढ़ेगा तो ये नंबर गिरता भी है, मेरा आउटपुट कम होगा तो नंबर ऊपर भी चला जाएगा, वो हम बात की बात करेंगे। बट पॉइंट इज आंसर सेम आने का क्या मतलब है, 2 साल का आंसर सेम नहीं आएगा, ईयर 1 का ही आंसर है जी। अल्टीमेटली दोनों फॉर्मूला लगाकर ईयर 1 से ही आपने चेंजेस मेजर किए हैं और ईयर 1 पे ही आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। बेटा सब कुछ आपकी बुक में लिखा होता है मेजॉरिटी बेसिस पर, जहां पर लिखना नहीं होता अब एक बारी किताबें खोलो, बुक खोलो। नाउ हाउ योर बुक्स आर डिजाइन, आपका जितना भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज तो मुझे कुछ चीजें समझाने के लिए लिखवाना पड़ गया, मतलब इस मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट बुक में डायरेक्टली जाएगा। हम बुक में फिल इन द ब्लैंक खेलते रहते हैं, कुछ चीजें जो ऑलरेडी नहीं छपी हुई वो लिखवा देंगे, बट जाएगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन योर बुक, सो दैट आपकी कॉपी में सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होगा। दैट्स इट। ठीक है, कल को कुछ कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले रिवाइज करने हो बुक ही आपके लिए, राइट। अब पेज नंबर 4.3 पर आना, पेज नंबर 4.3। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज की हेडिंग शुरू हुई, इसकी एक डेफिनेशन सिंपली, इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन ईबीआईटी। सेल के चेंज होने पर क्या इम्पैक्ट ईबीआईटी पर आ रहा है, वो है इसकी डेफिनेशन। और यही है इसका फॉर्मूला बाय द वे जो नेक्स्ट पेज पर लिखा है, देखना यही फॉर्मूला लिखा था आपने किताब पेज नंबर 4.4 पर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इसी को घुमा फिरा के जब सॉल्व करते हैं तो ये पहले वाला फॉर्मूला आ गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हम सभी जान चुके हैं, इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो ईबीआईटी आ जाएगा। नाउ देखना
applied लिखना इसके साथ साथ, applied at a particular level of sales, applied at a particular level of sales, applied at a particular level of sales. ठीक है, और परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला के बगल में लिखना change is measured from that level of sales. सेकेंड वाले उसमें change is measured from that level of sales for which change is measured from that level of sales for which first formula is applied. Change is measured from that level of sales for which first formula is applied. तो देखो, चाहे केस ए था चाहे केस बी था, आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 10,000 यूनिट्स वाले केस पे लगाया तो चेंज भी वहीं से ही मेजर करोगे। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ईयर 1 में लगाया तो चेंज भी वहीं से ही मेजर करोगे। अब लीवरेज का फायदा क्या है जी? अगर मैं आपको केस ए में लेकर जाऊं, ये केस ए था जी, कोई मुझे ये बोल दे कि व्हाट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%, ईबीआईटी पर क्या इंपैक्ट आएगा? मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई नो माई ऑपरेटिंग लीवरेज टू बी 4 टाइम्स, मैं सिंपली बोलूंगी इफ सेल्स गो अप बाय 20%, ईबीआईटी विल गो अप बाय 80%। सिंपल, ठीक है। इफ सेल्स गो अप बाय 15%, ईबीआईटी विल गो अप बाय 15 का 4 गुना 60%, मैग्नीफाई होकर, मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स का मतलब ही यही होता है, मल्टीप्लाई कर, राइट। इफ सेल्स गो डाउन बाय 5%, ईबीआईटी विल गो डाउन बाय 20%। बस जी, ये फायदा होता है कि लीवरेज अगर सामने है तो आप कोई भी फ्यूचर सिनारियो प्रिडिक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं लेटर से मुझे ऐसे लग रहा है कि इकोनॉमी में रिसेशन आ रही है, अगले साल आउटपुट गिरेगा, तो मुझे पता होगा कि मेरा आज फिक्स कॉस्ट कैसा है, मैं आज ही कुछ ना कुछ ये वाला फॉर्मूला लगा लूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मेरे पास आंसर आया होगा और मैं आगे के फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है व्हाट इज लीवरेज, व्हाट डज इट मेजर? इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क। फिक्स कॉस्ट की वजह से कितना रिस्क है, कम है या ज्यादा है, बट उसको नंबर्स में उतार देना, रादर देन सेइंग क्वालिटेटिवली मोर और लेस, हम नंबर्स में लेकर आ रहे हैं कि 4 इज मोर, 2.5 इज लेस। ठीक, अच्छा। होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो अभी मैं आपको फिक्स कॉस्ट बता रही हूँ बेटा, वो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल जैसे हो गया सैलरी, जैसे कि आपने बताया, और रेंटल्स हो गया जी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह वगैरह, ये है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे बता सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन? बोलो, बस सिंपली द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। तो आपका जो सेल्स है वो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। ऐसे जो खर्चे हो गए, चाहे वो वेरिएबल नेचर के हैं, चाहे आपने फिक्स गिनाए सैलरी एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही हो गई है। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, तो सारी चीज को अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में लेकर आऊं, इनकम स्टेटमेंट पेज नंबर 4.3 पर ही देखना, ये इनकम स्टेटमेंट है आपके पास। अब देख, मेरे साथ साथ अगर फॉलो करो, वैसे तो आप जानते ही हो कुछ इसका हिस्सा। आज आपने सीखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल गिव मी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रेवेन्यू में से, अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल दो तो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम ईबीआईटी। इसके बाद थोड़ा सा शुरू करो, इंटरेस्ट, ये खर्चा तो है, ऑपरेटिंग है? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है, बट इज इट फिक्स्ड इन नेचर? यस। अच्छा चलो, ईबीटी आ गया, ईबीटी में से टैक्स माइनस करके ईएटी आ गया, पैट आ गया, फिर पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ये भी तो फिक्स्ड इन नेचर है। इफ देयर इज सफिशिएंट पैट टू पे ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये भी फिक्स्ड ही। अल्टीमेटली जो बच रहा है, आप अपना अकाउंट्स में वर्ड यूज करते हो, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये सिंपली, मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज होती है मेरे लिए, अर्निंग्स फॉर इक्विटी, बात ही खत्म। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी ईपीएस ना। आपने अभी तक जो आज सीखा बच्चे, आपने ये वाला सेक्शन सीखा, राइट? ये वाले सेक्शन पे क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है तो एप्लीकेबल हो जाएगी ऑपरेटिंग लीवरेज। फिर आप ऑपरेटिंग लीवरेज के बाद जब नेक्स्ट सेक्शन पर आओगे, अब इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स है, तो अल्टीमेटली अर्निंग्स फॉर इक्विटी तक आते आते इनकी वजह से भी मैग्निफिकेशन हो जाती है।
लेटर से मेरा ईबीआईटी बढ़ेगा 10% से, तो मेरा अर्निंग्स पर इक्विटी 10% से नहीं बढ़ेगा, ये भी मैग्नीफाई होकर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वही सेम है जी, प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट भी कांस्टेंट अमाउंट है। तो मैग्निफिकेशन जो इसकी वजह से आती है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नाम आ गया जी, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। जो अभी आप तक आप पढ़ रहे थे वो पढ़े थे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अभी फिर आएगी हमारे पास ईबीआईटी ऑनवर्ड्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड कवर्ड है, तो उसकी वजह से आएगी फाइनेंशियल लीवरेज, वो फॉर्मूला अलग है। फिर ओवरऑल देखते हुए कि जी इनकम स्टेटमेंट में दो तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, दोनों की तरफ से रिस्क क्रिएटेड हो गए। हेंस एक ओवरऑल लीवरेज कह लो या कंबाइंड लीवरेज कह लो या टोटल लीवरेज कह लो, तो ये है जी। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को मिलाकर। दैट इज वाई इस चैप्टर ने आपको तीन लीवरेज के नाम गिनाए हैं, देखना जरा। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। Now, operating leverage is an indicator of something called business risk. वही ऑपरेटिंग रिस्क कह लो, कि हमारे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ज्यादा है, पूरे हो पा रहे हैं, नहीं पूरे हो पा रहे हैं। फाइनेंशियल लीवरेज कम्स आउट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, कि फाइनेंशियल कॉस्ट मैंने ज्यादा ले ली, मैंने अपने ऊपर डेट ज्यादा ले लिया, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, तो ये मतलब फाइनेंशियल रिस्क है। और ये कंबाइंड लीवरेज इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल रिस्क। ठीक, ठीक बात है, राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी बच्चों से, कि मुझे पता है घर जाके ज्यादा बच्चे ना पढ़ते नहीं है, ये पूरा पेज एक बार अपने लेवल पर पढ़ा लो, यही बैठे बैठे फटाफट, क्विक रीडिंग, क्विक फटाफट। थर्ड, ओवरऑल रिस्क, ओवरऑल रिस्क या टोटल रिस्क कह सकते हो। जो चीज नहीं समझ में आएगी बताना जरूर बेटा। हाँ जी, कोई इन एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हम अपने पास इनकम स्टेटमेंट पूरी पूरी बनाएंगे, मतलब टू द एक्सटेंट पॉसिबल। समटाइम टैक्स इज नॉट अवेलेबल तो ईबीटी पर आकर रोकनी पड़ जाती है। एक लाइन यहाँ पर लिखी है, बिजनेस रिस्क रिप्रेजेंट चांस ऑफ लॉस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न क्रिएटेड बाय फर्म्स यूजेस ऑफ फंड। मतलब फर्म ने पैसा अरेंज कर लिया, कितना वेरिएबल कॉस्ट में कितना फिक्स कॉस्ट में लगा दिया, फर्म यूजेस ऑफ फंड्स। ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क कम्स फ्रॉम ओन वेरिएबिलिटी ऑफ ओनर्स रिटर्न क्रिएटेड बाय फर्म सोर्सेज ऑफ फंड। पैसा कहाँ से कितना आ रहा है, डेट से ज्यादा आ रहा है या इक्विटी से ज्यादा आ रहा है, डेट से ज्यादा आ रहा है तो मतलब फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, ये तो थोड़ी टेक्निकल लाइन ही होगी। सिंपली बिजनेस रिस्क कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, एंड फाइनेंशियल रिस्क कम्स फ्रॉम हैविंग फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इन आवर इनकम स्टेटमेंट। दैट इज द सिंपल लैंग्वेज। बाकी कंटिन्यू रीडिंग प्लीज। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का, ये वाली ना। अच्छा, देखिए
फर्म का यूजेस ऑफ फंड्स को लेकर क्या डिसीजन है, मतलब फर्म्स जो है फंड्स प्रोक्योर कर कर क्या करेगी अल्टीमेटली। लेटर से उसने एसेट परचेज कर लिया मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, राइट, कुछ ना कुछ डे टू डे वाला खर्चा हो जाएगा, सैलरी वगैरह वाला। तो बेसिकली कितना वेरिएबल कॉस्ट है और कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, दैट डिसीजन जो है, कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क वहां से आता है कि लेटर से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स्ड कॉस्ट बड़े कम है बट उन्होंने ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट अपने पास रख लिया है। तो यही उनका यूजेस ऑफ फंड्स का भी फैसला है। अल्टीमेटली इसी से ही उनका बिजनेस रिस्क आ गया कि फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो रिस्क भी कम ही है। बिजनेस रिस्क का यही मतलब है, फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर डिसीजन क्या है। ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क में क्या है, व्हाट आर दी फर्म्स डिसीजन अबाउट देयर सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा। अगर डेट से ज्यादा पैसा आ रहा है मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, हेंस फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा। अगर डेट कम है तो फाइनेंशियल रिस्क भी कम। मेरी शेयर होल्डर्स के लिए शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से वाकिफ कर लीजिए अपने आप को। वैसे तो आपको मेजोरिटी आती है, ईबीआईटी के बाद क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के बाद टैक्स, टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब भी आप जानते हैं, अकाउंट से जानते ही हैं। बट स्टिल इस चैप्टर में भी बनेगी, अगले चैप्टर्स में भी इनकम स्टेटमेंट बनती है, थोड़ा वाकिफ रखिए अपने आप को फॉर्मेट से। ईबीआईटी के ऊपर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी। ठीक, दाना जी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके बुक में ही बिल्कुल पहले पेज पर ऐसे केस वन केस टू जो आपको कॉपी में लिखवाए थे, बस पहले तो ना इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लो। हाँ जी, हो गया। आप एक बार के लिए जो पहला कॉलम है ना 10,000 यूनिट्स वाला, उसको मान लो अपना ओरिजिन, ठीक है। और फिर ये ऑल्टरनेटिव ए और ये ऑल्टरनेटिव बी, या रिवाइज सिनारियो ए रिवाइज सिनारियो बी, ठीक है। ओरिजिन पर फॉर्मूला लगाओगे लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये ओरिजिन पर फॉर्मूला लगाते हो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बताना जरा। पहले केस में, केस वन में 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आ गया बेटा, 1.25 टाइम्स। अब ओरिजिन से ही चेंजेस मेजर करो ऑल्टरनेटिव ए के। ऑल्टरनेटिव ए में सेल्स कितने से बढ़ रही है, ये पहले तो ये बताओ, सेल्स 20% से। और ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 10,000 से बढ़ रहा है, कहां से, 40,000 से। तो कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 25। 25। तो जब
ऑपरेटिंग लीवरेज का दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऑन परसेंटेज चेंज इन सेल्स वेरीफाई करना 25 डिवाइडेड बाय 20 आ गया 1.25। थोड़ा सा स्क्रिबल ही करो, चाहे पूरा फॉर्मूला ना भी लिखो, मेन तो कॉन्सेप्ट की बात है। ओरिजिन से ही मैंने सेल बढ़ाई, ओरिजिन से ही ईबीआईटी बढ़ा, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स 1.25 आ रहा है। और ओरिजिन वाला जो फॉर्मूला लगाया था वो 1.25 भी बता रहा था। फिर इसी ओरिजिन से ऑल्टरनेटिव, ओरिजिन से ही ऑल्टरनेटिव बी पर जाना, 10,000 यूनिट से सेल गिर गई 3,000 पर, कितने परसेंट से गिरी? 70% से। व्हाट इज दैट परसेंटेज चेंज इन सेल्स? 70%, 10,000 से गिरकर 3,000 पर। सेल्स अगर गिरी 70% से, तो ईबीआईटी कितने से गिरा? 40,000 से गिर गया जी, 5,000 हो गया। कितने से गिरा? एक सेकेंड बेटा, ध्यान से सुनो, कौन सा चेंज? 12.5 कैसे बता रहे हो? 40,000 से गिरा 5,000 पर। 35,000 से गिरा ना, चेंज कितना है? 35,000 से गिरा, कहां से गिरा? 87.5। चेंज बेटा, चेंज। फ्रॉम 40,000 इट फेल डाउन टू 5,000। कितने से गिरा? 35,000 से गिरा। आ गया जी 1.25। ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देख लो, जिसको दोबारा पूछना पूछ लो। ये 25, आप ये देखो, कंपेयर दिस विद दिस। EBIT has increased from 40,000 to 50,000। कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ बेटा? 10,000 से। कहां से इंक्रीज हुआ? 40 से। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000। दो चेंजेस निकालो। हाँ जी, 20। सेल्स इंक्रीज बाय 20 ना। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20, EBIT इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, एक बार खुद से ये केस 2 में अप्लाई करो। पहले तो ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगाओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, केस 2 में अप्लाई करो। ओरिजिन पर लगाओ कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो आपने मुझे बताया 1.75। इसी ओरिजिन से ऑल्टरनेटिव ए की तरफ जाओ। सेल्स इंक्रीज बाय 20%, वेर एज EBIT इंक्रीज बाय 14 बाय 40, 35%। 35 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया? 1.75। ऐसे ही ओरिजिन से बेटा ऑल्टरनेटिव बी, ओरिजिन से ही जाना। 70% से सेल्स डिक्लाइन हुई है। EBIT डिक्लाइन वेरी केयरफुली फ्रॉम +40 टू -9। इट है 49 से गिरा, कहां से गिरा? 40 से। तो वो मोर देन 100% चेंज आ रहा है, आ रहा है 122.5। और 70% का चेंज इन सेल्स था, आना तो वही 1.75 है। आराम से देख लो, आराम से देखो। परसेंटेज चेंज इन सेल्स न्यूमरेटर में रखो, कितने सेल्स से सेल्स चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय ओरिजिन सेल्स। ऐसे परसेंटेज चेंज इन EBIT, EBIT कितनी अमाउंट से चेंज हो रहा है? तो लास्ट वाले में थोड़ा केयरफुली, फ्रॉम +40,000 टू -9,000, 49,000 से चेंज हो रहा है वो। ठीक है, बेशक एक बार डिटेल कैलकुलेशन स्क्रिबल कर लो, मैंने स्क्रीन पर नहीं लिख दिया। जहां पर भी कुछ पूछना है बताओगे। ठीक है, डन। इफ आई आस्क यू अमंग्स केस 1 एंड केस 2, कौन से केस में ज्यादा रिस्क है? केस 2। वाई? उसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। केस 1 में सिर्फ और सिर्फ 10,000 की है, केस 2 में 30,000 की है। मोर द रिस्क मोर द लीवरेज। और आप देख ही सकते हो, हमने परसेंटेज चेंज केस 1 में जब सेल बढ़ी थी 20% से, EBIT कितने परसेंट से बढ़ा? 25% से।
वेरास केस 2 में वही सेल बढ़ी 20% से, बट ईबीआईटी बढ़ा 35% से, मोर मैग्निफिकेशन। यही डाउनवर्ड साइड पे भी मैग्निफिकेशन देखो, अगर सेल्स गिरी तो एटलीस्ट केस 1 में चाहे ईबीआईटी गिरा 87.5 से, कुछ ना कुछ तो ईबीआईटी पॉजिटिव तब भी बचता था। वेर बिकॉज केस 2 हैड मोर रिस्क, तो डाउनवर्ड साइड पर मोर मैग्निफिकेशन भी इधर होगी, ईबीआईटी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी इधर ही आएगा। तो जहां सेल्स गिरी 70% से, ये तो जी 122.5 से गिर गया ईबीआईटी। ठीक, तो दैट इज वाई लीवरेज इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अ टू एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। फायदा कराने को बढ़ चढ़ के फायदा भी कराएगी, नुकसान कराने को बढ़ चढ़ के यही हाई लीवरेज नुकसान भी करवाएगी। ठीक हो गया जी। बच्चे आज तक आज का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि कल से क्वेश्चन शुरू होंगे तो कॉपीज हमारी कल से लगेंगी। बट अब मेरी कुछ बात सुनना, स्पेशली जो फाउंडेशन रूट से जो बच्चे यही परी फाउंडेशन पढ़े हुए हैं, तो आपको तो बहुत टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। यू नो यू आर वेल वर्स्ड विद हाउ साहिल सर टीचर्स, हाउ धीरज सर टीचर्स, ठीक है। मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो। कुछ बच्चों के पहले से ही ना काफी ज्यादा प्रेजुडिसेस होते हैं, वो पहले से ना मुझसे डरे होते हैं, या तो मेरी शक्ल डरावनी है, पता नहीं क्या रीजन है, डरे होते हैं पहले से। ये मैम से डर लगता है, या फिर प्रीवियस बैच के कुछ बच्चे बोल देते हैं। मैं इतना बोलूं, काम बढ़िया करोगे और बढ़िया काम करते करते कुछ एडवाइस लेने आओगे, तो मेरे से ज्यादा एम्पैथी किसी के पास नहीं मिलेगी, वो कंपैशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, सितंबर अटेम्प्ट की बात है, सितंबर 25 का। एक बच्चे का पेपर से जस्ट 2 दिन पहले रोते रोते फोन आया। देखो, रोता हर कोई बच्चा है, हर किसी का कुछ ना कुछ रोना धोना, वो स्ट्रेस ज्यादा थी। बट वो पॉजिटिव्स निकाल भी गई है, मैं इतना भी बताऊं, बट वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा थी। एंड व्हेन शी वाज क्राइंग ऑन द फोन, एक्चुअली मैं बोलूंगी इट वाज माय ऑनर कि समवन ट्रस्टेड मी एनफ टू कि अपनी जो भी इश्यूज चल रहे हैं बता सके। एंड शी वाज क्राइंग सो मच। मैंने उसको बोला, बेटा एक काम कर, मैं फोन पे ही हूँ, मैं सुन रही हूँ सब कुछ, तू रो। तो एक ही बार रो के ना अभी यहीं पे हल्की हो जाए, मतलब क्योंकि उसका 3-4 दिन से लगातार चल रहा था। मैंने कहा बेटा आज सारे आंसू गिरा जितने निकाल सकते। एंड व्हेन यू आर क्राइंग सो मच, यू गेट ऑल कंजेस्टेड एंड एवरीथिंग। फिर वो रोते रोते कुछ बोल रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है वो क्या बोल रही है, बोली जा रही है। मैं बोलती बेटा रो। उतना तक मैंने उसके लिए एक स्पेस रखी, एंड शी फेल्ट बेटर, और उसके बाद पेपर दिया, बोथ ग्रुप्स क्लियर भी हो गए। मैं उतनी कैपेसिटी रखती हूँ कि मैं इंसान को इंसान समझूंगी, आपको भी समझूंगी। सारे इश्यूज, ईच एंड एवरी कंसर्न ऑफ योर सुनने के लिए मैं यहाँ पर बैठी, वट एवर योर कंसर्न रिलेटेड टू पढ़ाई एकेडमिक्स जो भी होगा, राइट। बट इफ यू अज्यूम कि नहीं जी मैम इतनी चिल है कि काम ना करो तो कुछ सुनाएगी नहीं, मैम सुनाई, मैम बहुत सुनाएगी प्रॉपर यहाँ पर। अब लेटर से आपके स्कैनर्स आएंगे। अच्छा, पहली बात मैं अभी से बोल रही हूँ, दोनों सब्जेक्ट्स की स्कैनर की सेपरेट कॉपी रखनी है, फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक तो ये क्लास वर्क वाला रजिस्टर है, ये भी साफ सुथरा बनाना, कीड़े नहीं लगाने हैं इसमें बिल्कुल भी। या कोई बच्चे सोचा फटाफट मेरे को मेरी राइटिंग तो समझ में आएगी जी, आदत यहीं से डाल लो, तभी आपके टेस्ट या पेपर्स पूरे होंगे जब हम पूरे पूरे नाम यहाँ पर पूरे पूरे फॉर्मूला लिखें। अब जैसे लीवरेजेस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेजेस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कुछ बच्चे फॉर्मूला स्किप करते हैं, सीधा सोल्यूशन लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जल्दी सोल्यूशन बताकर जल्दी फ्री थोड़ी ना होने लग गए हो। फ्री होने का टाइम अगर 2:15 है तो 2:15 ही सारे पूरा बैच फ्री होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है, आराम से प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करो। ठीक। अच्छा, तो जहां स्कैनर की आपकी दो सेपरेट कॉपी बनेगी, स्कैनर का क्या है, क्योंकि कुछ कुछ पीवाई क्यूज मैंने सॉल्व करवाने हैं, कुछ कुछ आपके हवाले होंगे। मैं बिल्कुल सरप्राइज बेसिस पर, रैंडम बेसिस पर बोल दूंगी कि कल अपनी स्कैनर कॉपी यहाँ पे जमा करवाओ। मतलब वो चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर आपका स्कैनर में कंप्लीटेड होना चाहिए, जो क्वेश्चंस आपके हवाले थे। मैं पीवाई क्यूज पे जोर डालती हूँ, मैं नहीं कहती एमटीपी आरटीपी पे शुरू शुरू में जोर डालो। वो आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाला काम है कि किसी किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा तो चलो उठा लो एमटीपी आरटीपी। मेरी तरफ से पीवाई क्यू भी सॉल्व कर लोगे ना, बहुत है। बुक एज वेल एज पीवाई क्यू, दैट्स इनफ। बट करना है। अगर वो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम आगे चीजें डिले करोगे। बेटा देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बाद, कोई बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई बाद नहीं आना आपके लिए, जो है अभी टाइम है। ठीक, यूटिलाइज करो। एज वेल एज कहीं ना कहीं मेरी डे 1 से कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग रहेगी ओवर योर रेगुलरिटी एंड अटेंडेंस ऑल्सो। जहां पर मुझे दिखाई देगा कि कुछ रेगुलरिटी इश्यूज आ रहे हैं, मैंने पॉइंट आउट कर देना है, मैंने बात करने आ जाना है। तो उस चीज को लेकर मैं कहूंगी हाँ मैं इससे डरूं। होमवर्क को लेकर, अटेंडेंस को लेकर भाई डरो, बट वैसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कंसर्न है बिल्कुल आकर, कुछ भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी एडवाइस चाहिए, स्केड्यूल बनवाना है, ये समझना है कि हाउ टू मैनेज ग्रुप 1 अलॉन्ग विद ग्रुप 2। अभी तो चलो आपके ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, लॉ एज वेल एज अकाउंट चल रहा है, संभालो। बट 15 जुलाई के बाद जब प्योरली ग्रुप 2 पर आ जाओगे, उसके बाद ग्रुप 1 को कैसे टच में रखना है,
वो भी बता देंगे। वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे इंडिविजुअल बात करनी होगी उस चीज को लेकर भी पॉसिबिलिटी है। बट देन अगेन इतना बोलूंगी, बस मेहनत करने वाले बनो। यहाँ पर रैंकर्स वगैरह की फोटोज दिखाई देती हैं। मैं आपको बोलूं रैंकर का नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाउ टू बिकम अ रैंकर? रेगुलरिटी। और ये मुझे सबसे पहला हमारा यहाँ पर रैंकर ही जनवरी 2025 में था, प्रणव गौर, AIR 42। और प्रणव कौर का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सबसे पहले आया कि वो बच्चा पहुंचता था डेली बेसिस पर, चाहे 15 मिनट लेट भी हो जाता था। कभी कभी हम ये नहीं कहते आपको अब लाइसेंस नहीं है, मैम ने बोल दिया 15 मिनट लेट पहुंच जाओगे तो लेट पहुंचेंगे, वो नहीं मैं कह रही। बट उस बच्चे का कभी नहीं आया, लेट से रास्ते में स्टक हो गया या कुछ हो गया, 15 मिनट लेट चल रहा है, तो ही मेड इट अ पॉइंट टू रीच हियर। और नौ, फिर अगर 9 बजे क्लास शुरू है तो वो 9 बजे उसका जोम पे आ जाता था। तो मुझे लगता था प्रणव ऑनलाइन है, बात तो की नहीं इसने, मैं तो ऑनलाइन किसी को एक्सेस अलाउ करती भी नहीं वैसे, ऐसे फ्री फंड वाला। तो बट वो कहता था नहीं मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। मतलब उसका ये था कि नहीं, जब तक पहुंचा नहीं है तब तक जोम पे चल रहा है। उसका एक वो कैरेक्टरिस्टिक। सजल लड़की है, कोई क्लास बेयरली कोई क्लास उसने मिस करी होगी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सी बेटा रेगुलरिटी। उसके बाद और भी होते हैं रैंकर के निशानी, कहीं ना कहीं उसका घर का एफर्ट दिखता है कि वो घर पे बच्चा बिना कहे, बिना यहाँ पर कोई डेडलाइन दिया, अब मैंने बोल दिया कि मैं डेडलाइन दूंगी या स्कैनर की कॉपी मंगवाने की, तो बच्चे कई बार पूछते हैं मैम आप स्कैनर की कॉपी कब मंगवाओगे, हम उस हिसाब से काम शुरू करें। भाई कब मंगवाओगे का क्या मतलब है, तुम काम शुरू करो। मैंने जिस दिन दे दिया, पॉसिबिलिटी है, काम शुरू करो भाई घर पे। राइट। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ इनिशिएटिव वाली चीज है, वो दिखनी चाहिए। दैट इज हाउ बोथ ग्रुप्स हैंडल होंगे। बोथ ग्रुप, अब आपको मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, जितने वहां से लेकर यहाँ तक रिजल्ट लगे हुए हैं, हाँ हम रिजल्ट लगाएंगे, कहीं ना कहीं रिजल्ट पोस्टर बनते हैं। बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली एज अ टीचर, मैं ये बोलूंगी हमारा कोई क्रेडिट नहीं है रिजल्ट। एक टीचर का कभी कोई क्रेडिट हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर क्रेडिट लेने वाली मेंटालिटी रखूँ ना बेटा, तो कि जो उस बच्चे का फेलियर आया उसका क्रेडिट भी लेना पड़ेगा, हम इतना भार नहीं उठा सकते हैं जी। तो हम तो ये कहते हैं, हमारे बड़े लोगों ने हमें सिखाया है निंदा स्तुति एक समान। स्तुति मतलब तारीफ। तारीफ सुनोगे तो निंदा भी सुनोगे। ना हम तारीफ लेते हैं, ना हम क्रेडिट लेते हैं, ना हम सक्सेस का क्रेडिट लेंगे, ना हम फेलियर का क्रेडिट लेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है, 90+ नंबर तो मेरे लिए आम हो गया देखना। मतलब अब तो आप मानोगे नहीं, अभी रिजल्ट आया मई में, बच्चे अपना भेज रहे खुशी खुशी मैम मैं पास हो गया, मार्कशीट में ना कॉस्टिंग में 70 नंबर है। मैं कह रही हूँ अच्छा 70 ही है। मेरे को आदत लग चुकी है 90 90 देखने की। तो पॉइंट है, जब बच्चा एक बार गौतम गोयल 93, जो ट्राई सिटी रैंकर वन है, 93 है कॉस्टिंग में, नीचे खड़े होकर बोल रहे हैं मैम कॉस्टिंग ने बचा लिया। मैं कहा पागल है, कॉस्टिंग ने बचा लिया तो बाकी सब्जेक्ट में तो देख ले, टोटल 420 लेकर बैठा है 600 में से। तुम्हारी मेहनत है, एक बच्चा 301 पे पास हुआ है, 301 पे, वो भी ग्रुप वन में 145, ग्रुप टू में ज्यादा बढ़िया आई थिंक 156 ऐसा कुछ है, मतलब आ गया ऐसा कुछ। मैम ग्रुप टू में भी कॉस्टिंग ने बचा लिया। मैं कहा पागल है, तूने खुद को अपने आप को बचाया। तो बात ऐसी है कि अगर मेरा कोई रोल होता या किसी भी टीचर का कोई रोल होता तो सब बच्चों के एक जैसे नंबर आए, फिर तो सब बच्चों के कॉस्टिंग में 90+ आए, क्यों नहीं आते? हम इतना बोलते हैं बच्चों का रिजल्ट, उनका पास होना, उनका फेल होना, उनकी मेहनत, उनकी किस्मत। मैं तो आज भी, अभी भी मैं इतने साल से मानती हूँ और आज भी मानती हूँ। रादर, हम जब मैं पास हुई थी तो हमने अपने टीचर्स को जब थैंक यू बोला तो मेरे टीचर ने एक बात बोली जो मुझे आज तक याद है। कहते आज तक हमारा काम था स्ट्रीट लाइट वाला, उनको रास्ता दिखाया, चलने वाले तो तुम ही थे। ठीक है, तो सारा क्रेडिट चलने वाले का है, स्ट्रीट लाइट का क्रेडिट उतना ही है कि बस गाइडेंस दी थी, रास्ता दिखाया था। इसलिए मैं आपको भी आज बोल रही हूँ हमारी तरफ से कुछ डेडलाइन सेट करना, आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट बताना, एमटीपीस को लेकर बताना, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ बीइंग दैट स्ट्रीट लाइट, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ दैट गाइडेंस। करने वाले आप ही हो, आपके रिजल्ट के लिए आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे पास कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो और हम ही आपको पास करवा दें, ऐसा है ही नहीं। आपके रिजल्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ वो गाइडेंस का है, परसेंटेज वाइज बेयरली 1-1.5% का है। तो इसलिए मैं डे वन से बोलूंगी, वट एवर यू डू आज के ऑनवर्ड्स, इट इज अल्टीमेटली इज गोइंग टू मैटर टू योर रिजल्ट। कहीं ना कहीं एक दिन की एब्सेंस आपके रिजल्ट का वो चांस जो है, सक्सेस का चांस 0.00001% से नीचे गिरा। तो वट एवर यू डिसीजन यू टेक आज से, कि मुझे अपना टाइम का लगाना है, मुझे इंस्टीट्यूट आज जाना है, मेरा चाहे मन नहीं करा फिर भी मैं पहुंचू, वट एवर डिसीजन यू टेक इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिजल्ट, बिकॉज अल्टीमेटली योर रिजल्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी गाइडेंस देना है,
चाहे वो ओवरऑल बैच को कलेक्टिवली है जैसे अभी मिल रही है, या वन ऑन वन है, वहां तक हमारा एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। बट टू एक्चुअली उस एक लाइन को क्रॉस करवाना फ्रॉम अ फेलियर टू सक्सेस, इट्स टोटली यू। सो वट एवर यू डू, बार बार मेरे वर्ड्स को दिमाग में रखना, मैं जो कर रहा हूँ, मेरे एक्शंस इज गोइंग टू हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन मी ओनली, किसी और के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस। ठीक है जी, वो जिम्मेवारी लेना, राइट। चलो जी, तो हम मिलेंगे कल से प्रॉपरली हम अपने न्यूमेरिकल कंटेंट को शुरू करेंगे। अटेंडेंस लगवा कर जाइएगा। आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी मैं बस 5 मिनट में शेयर कर रही हूँ आपको पीडीएफ।